हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटिक सिपियंस। आज के सेशन के अंदर हम जो आपकी यूनिट 3 है सी एस आर यूजीसी नेट लाइफ साइंसेज के अंदर, दैट इज़ फंडामेंटल प्रोसेसेस और बेसिकली और जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए थे उसके हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे जो आपके जून 25 वाले एग्जाम में आए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जिसके ऊपर क्वेश्चन आए थे और उनके सॉल्यूशंस को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो एग्जाम में आया था, दैट वाज which one of the following enzymes can unwind short stretches of DNA helix immediately ahead of the replication fork? ठीक है। बेसिकली जब भी हम अनवाइंडिंग की बात करते हैं तो मेनली हम बात करते हैं हेलिकेज की या टोपोआइसोमेरेज की। ठीक है। सो अब इसमें एक और भी क्वेश्चन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जो रेप्लिकेशन से रिलेटेड आया था। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि पहले जैसे हेलिकेज का एक्शन होता है, लेकिन अहेड ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क जो एंजाइम शॉर्ट स्ट्रेचेस को अनवाइंड करता है वो एंजाइम होता है आपका डीएनए गायरेज। ठीक है, या स्पेसिफिकली हम बैक्टीरिया के अंदर उसे क्या बोलते हैं, टोपोआइसोमेरेज 2। ठीक है। डीएनए गायरेज इज द, क्योंकि टोपोआइसोमेरेज की ना और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन जो डीएनए गायरेज है या जिसको हम टोपोआइसोमेरेज 2 बोलते हैं वो स्पेसिफिकली हम ई कोलाई के अंदर बोलते हैं, जो शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए हेलिक्स को अनवाइंड करता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका डी। ठीक है। ऐसे एक और भी क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसमें भी यही दिखा रखा है, जैसे हेलिकेज पहले दिखा रखा है और उससे आगे हमें क्या दिखा रखा है, डीएनए गायरेज। तो दिस वाज ए क्वेश्चन रिलेटेड टू रेप्लिकेशन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था आपका। ठीक है, इसको चाहे आप थोड़ा बहुत म्यूटेशन से भी लिंक कर सकते हो। ए ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ए जीन इज शोन बिलो। ठीक है, कि हमें एक ट्रांसक्रिप्ट दिखा रखा है विद लाइंस शोइंग इंट्रॉन्स एंड रेक्टेंगल शोइंग एक्सोन। ठीक है, जो रेक्टेंगल है वो एक्सोन है और बीच में इंट्रॉन है। ए म्यूटेशन फ्रॉम टी एट द 6 न्यूक्लियोटाइड पोजिशन टू ए इन द फर्स्ट एक्सोन ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट इज आइसोलेटेड। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे टी की जगह ए आ गया। ठीक है, तो वो हमसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्यूरेटली डिस्क्राइब द आउटकम ऑफ दिस म्यूटेशन। ठीक है, अब जैसे हमें क्या बताना है, जैसे 5 to 3 है, तो जो हमारा एमआरएन होता है उसमें भी यही सीक्वेंस होता है। ठीक है, अगर जैसे मैं वाइल्ड टाइप का सीक्वेंस लिखूं तो वो क्या होगा, ए, बट ये होता है कि एमआरएनए में टी की जगह यू होता है, तो ए यू जी। फिर उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, यू ए यू। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा आपका, दैट इज सी जी ए। ठीक है, ये होना चाहिए सीक्वेंस वाइल्ड टाइप का। लेकिन अगर म्यूटेंट हो गया तो वो क्या हो जाएगा, ए यू जी, यू ए एंड सी जी ए। ठीक है, क्योंकि म्यूटेशन कौन सी पोजीशन पे है, 6 पोजीशन पे। ठीक है, अब देखो यू की जगह ए आ गया। अब इसकी वजह से ये जो आपका क्या बन गया, स्टॉप कोडॉन। ठीक है, जैसे मान लो ए यू जी हमें पता है वो इनिशिएशन कोडॉन होता है। अब इससे स्टार्ट हुआ और यहाँ स्टॉप हो गया। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि आपका प्रोटीन एक तरह से बनेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे ऑप्शन देखें, एक लिखा है गेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो गेन ऑफ फंक्शन गलत है। लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, क्योंकि इस टाइप की म्यूटेशन की वजह से अब प्रोटीन ही नहीं बन रहा, प्रोटीन नहीं बन रहा, तो इट शुड बी लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये आंसर होना चाहिए, नो चेंज इज इनकरेक्ट। एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑल्टर्ड प्रोटीन, ये भी गलत है। देखो फर्स्ट एयूजी है, उससे स्टार्ट हुआ और उसके बाद सेकंड बन ही नहीं रहा है, तो इसमें तो ऑल्टर्ड प्रोटीन बना ही नहीं ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, लॉस ऑफ फंक्शन। थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रमोट एजिंग इन ह्यूमंस। ठीक है, देखो एजिंग को कौन प्रमोट नहीं करता है। ठीक है, देखो अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होगा तो मे बी फ्री रेडिकल्स वगैरह ज्यादा बन रहेंगे, तो उससे तो एजिंग प्रमोट होती है। अगर डीएनए रिपेयर एंजाइम्स में डिफेक्ट है तो सेल का जो डीएनए वो रिपेयर नहीं हो पा रहा, वो भी एजिंग को प्रमोट करेगा। एक्टिवेशन ऑफ टीलोमेरेज। ठीक है, देखो टीलोमेरेज की जब हम बात करते हैं तो वो एंजाइम है जो टीलोमेर्स बनाता है। जनरली हम क्या कहते हैं कि टीलोमेर की लेंथ जो है वो कम होती जाती है, और टीलोमेर की लेंथ कम होना को हम एजिंग से रिलेट करते हैं। लेकिन अगर मेरा टीलोमेरेज एक्टिवेट हो गया तो मेरे टीलोमेर्स की लेंथ कम नहीं हो रही, और अगर वो मेंटेन रहेगी तो इट विल नॉट प्रमोट एजिंग। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए, एक्टिवेशन ऑफ टीलोमेरेज। और एक रिड्यूस्ड बायोसिंथेसिस ऑफ ल्यूकोट्राइन, इसका मतलब क्या है कि जो रिड्यूस्ड बायोसिंथेसिस ल्यूकोट्राइन्स का है वो एजिंग को प्रमोट करता है। ठीक है, तो मतलब इसका सिंथेसिस ज्यादा होना चाहिए, दैट विल नॉट प्रमोट एजिंग। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या बन रहा है, सी। ठीक है, टीलोमेरेज, टीलोमेरेज टीलोमियर्स बनाता है, तो अगर टीलोमेरेज की एक्टिवेशन हो रही है तो वो टीलोमेर की लेंथ को मेंटेन करेगा और एजिंग जो है वो आपकी प्रमोट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 19% ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स इन जीनोम आर ए, व्हाट परसेंटेज आर सी जी एंड टी। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि डीएनए अगर आपका डबल स्टैंडर्ड है
तो जितना ए होता है उतना टी होता है, तो मतलब टी भी मेरा कितना होगा, 19%। ठीक है, बाकी 62 बचा था, उसमें से 31% मेरा जी होगा, 31% सी होगा। तो इसका एक ही ऑप्शन बन रहा है, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ यूरिडिन रेजिड्यू अकर आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए। ठीक है, अब ये तो चलो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें आपको याद रखना है राइबोथाइमिडिन एंड सूडो यूरिडिन। ठीक है, अब देखो एक तो नॉर्मली यूरिडिन होता है, सूडो यूरिडिन बस क्या होता है कि नॉर्मली जो N1 है, N1 जो होता है यूरिडिन का, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है शुगर के साथ। लेकिन सूडो यूरिडिन में क्या होता है, C5 बनाता है। ठीक है, और राइबोथाइमिडिन सिंपली क्या होता है कि जो यूरेसिल है या आपका यूरिडिन है, उसकी 5th पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लग जाता है। ठीक है ना, तभी तो हम इसको राइबोथाइमिडिन बोल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली भी हमें पता है कि जो व्हाट इज द डिफरेंस इन थायमिन एंड यूरेसिल, जैसे अगर आप यूरेसिल की 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा देते हो तो वो थायमिन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, राइबोथाइमिडिन एंड सूडो यूरिडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिपिक्ट्स द करेक्ट फंक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2b। ठीक है, अब इसके लिए आपको ट्रांसक्रिप्शन पता होनी चाहिए यूकैरियोट्स में। तो जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि सबसे पहले TF2D लगता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है, फिर एफ आता है, फिर ई आता है और फिर एच आता है। ठीक है, और जो एफ होता है, TF2 एफ के साथ हमारा पोल 2 लग के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सब फंक्शंस बता रखे हैं, जैसे TF2D का काम क्या 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 फंक्शन होता है वो, क्योंकि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन इसका पार्ट होता है, तो वो सबसे पहले टाटा बॉक्स पे लगता है। फिर ए जो होता है ये अपस्ट्रीम, मतलब टाटा बॉक्स से पहले लगता है। ठीक है, इट इज रिक्वायर फॉर बाइंडिंग ऑफ RNA पोल 2 टू प्रमोटर। बी का काम भी क्या बता रखा है, ये डाउन स्ट्रीम लगता है, मतलब टाटा बॉक्स के बाद लगता है, ये भी पोल 2 की प्रमोटर से बाइंडिंग के लिए चाहिए। एफ का काम क्या है कि ये भी पोल 2 को एक कंपेन करता है कि वो प्रमोटर पे लगे। ठीक है, क्योंकि एफ के साथ ही पोल 2 लग के आता है। ई का काम है प्रमोटर क्लियरेंस और एलोंगेशन का। एच, ये टेल को फॉस्फोरिलेट करता है, रिटेन्ड बाय पॉलीमरेज ड्यूरिंग एलोंगेशन। ठीक है, क्योंकि एच मेन होता है, क्योंकि जब मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था एच के पास हेलिकेज, काइनेज और डीएनए रिपेयर एक्टिविटी होती है। और डीएनए रिपेयर में भी हम स्पेसिफिकली कौन सी एक्टिविटी बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर। ठीक है, अब मेरे से यहाँ पे TF2B का फंक्शन पड़ा है, पूछा उसने, तो देखते हैं क्या है। इट बाइंड्स टू टाटा बॉक्स, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, बिकॉज इट बाइंड्स डाउन स्ट्रीम ऑफ टाटा बॉक्स। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एलोंगेशन फेज, ये भी गलत है, क्योंकि एलोंगेशन में तो TF2E का रोल है या H का रोल हो सकता है। ठीक है, और तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड गलत है। इट फॉर्म्स द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बाय इंटरेक्टिंग विद RNA पोल 2 एंड TPP। ठीक है, एक ऑप्शन ये है। इट एक्ट एज को एक्टिवेटर दैट फैसिलिटेट द बाइंडिंग ऑफ एन आंसर, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो हमें मेनली यहाँ पर आप देखो ना, जो अगर हम देखें कि बाइंडिंग ऑफ पोल 2, ठीक है, तो जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो हमारा थर्ड ही लग रहा है, क्योंकि यही फंक्शन है, वो डाउनस्ट्रीम टाटा बॉक्स के लगता है, और ये बाइंडिंग के लिए चाहिए RNA पोल 2 की प्रमोटर के साथ, मतलब ए और बी दोनों चाहिए, बट ए अपस्ट्रीम लगता है, बी डाउनस्ट्रीम लगता है। ठीक है, अगर, और जो पोल 2 होता है वो एफ के साथ लग के आता है। ई और एच का मेन रोल कहां पर आ रहा है आपका, एलोंगेशन में। ठीक है, जे का भी रोल आपका प्रमोटर क्लियरेंस एंड एलोंगेशन में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ये भी आपका ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड है। द एक्टिविटी ऑफ 2 प्रमोटर अपस्ट्रीम ऑफ luciferase reporter in response to transcription factor X in a cell line was studied. Luciferase activity was measured in cells following overexpression and RNAi silencing of TFX and compared to control. Control क्या है, native TFX level। और यहाँ पर हमें ल्यूसीफरेज एक्टिविटी हमें टेबल की फॉर्म में दे रखी है, और उसके बेस पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, देखो ये अगर आपने जनरली पढ़ा है कि जो प्रमोटर की एक्टिविटी होती है उसके लिए हम एक ल्यूसीफरेज ऐसे करते हैं, ये आप जनरल भी याद रखना कि 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रमोटर की एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए हम कौन सा ऐसे करते हैं, तो आपका आंसर होगा ल्यूसीफरेज ऐसे। ठीक है, अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आपको अकॉर्डिंग टू द जो टेबल हमें दी हुई है उसके हिसाब से आंसर देना है। ठीक है, तो पहले हम टेबल को समझेंगे कि टेबल क्या है। अब देखो उसने मुझे क्या बताया कि जो नेटिव TFX के लेवल है वो है 9 और 2। ठीक है, मतलब ये हमारा कंट्रोल है। जब मैं ओवर एक्सप्रेशन करा रहा हूं तो मेरा इसका लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
और अगर मैं आरएनए आई साइलेंस टीएफएक्स, आरएनए इंटरफेरेंस एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे आप उस एमआरएनए को साइलेंस कर देते हो ताकि टीएफएक्स ना बने, और तब आपकी एक्टिविटी कितनी है, 2 है। ठीक है, पहले हम कंपेयर करते हैं नेटिव और आरएनए आई को। ठीक है, देखो नेटिव, जैसे आरएनए आई, मतलब आरएनए आई का मतलब आप ये मानो कि टीएफएक्स है ही नहीं। यू जस्ट आप इसको आप ये ज्यूम करो कि टीएफएक्स है ही नहीं, मतलब जब टीएफएक्स नहीं है तब भी थोड़ा बहुत लेवल है। ठीक है ना, तब भी थोड़ी बहुत ल्यूसीफेरेज की एक्टिविटी आ रही है। ठीक है, लेकिन जब टी एफ एक्स है तो ये 9 है, इधर 2 है। ठीक है, मतलब कि अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो टी एफ एक्स जब है तो ए का लेवल तो बढ़ रहा है लेकिन बी के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब हम ओवर एक्सप्रेशन करा रहे हैं टी एफ एक्स की, तो ए का लेवल कम हो रहा है, बी का लेवल क्या हो रहा है, आपका आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर कुछ स्टेटमेंट है, जैसे एक स्टेटमेंट है कि टी एफ एक्स हमें बेसल एक्टिविटी के लिए चाहिए। ठीक है ना, दूसरा में क्या लिखा है कि टी एफ एक्स जो है वो बेसल एक्टिविटी ऑफ प्रमोटर बी के लिए चाहिए। और सी ऑप्शन है कि टी एफ जो है इट फंक्शन बोथ है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेटर फॉर प्रमोटर ए। ठीक है, जैसे हम सी ऑप्शन देखते हैं, अगर टी एफ एक्स नहीं है तो वैल्यू आई 2। ठीक है, लेकिन जब टी एफ एक्स है तो 9, इसका मतलब ये पॉजिटिव रेगुलेटर है। लेकिन जब ओवर एक्सप्रेशन हो रही है तब फिर 2 हो रही है, इसका मतलब ये नेगेटिव रेगुलेटर है। तो इसका मतलब ये तो स्टेटमेंट सही है कि टी एफ एक्स जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेटर दोनों की तरह काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप बी को देखो ना, बी में तो जब नहीं है तब 2 है, जब है नेटिव लेवल है तब भी 2 है। तो लेकिन जब मतलब यहां पर एक तरह से TF2 जब नेटिव लेवल से है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट जब ओवर एक्सप्रेशन होती है तब फर्क पड़ता है। ठीक है, तो एक तरह से यहां पर तो इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, तो सी तो सही है। अब हमें देखना है ए और बी में से TF एक्स इज नीडेड फॉर बेसल एक्टिविटी। ठीक है, अब देखो ना, जैसे ये 2 था अब 9 हो गया, तो ये चाहिए एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, लेकिन जब आप अगर बी को कंपेयर करो तो जब टी एफ एक्स नहीं है और जब नेटिव है तो कोई लेवल में फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि टी एफ एक्स जो है वो हमें बेसल एक्टिविटी ऑफ प्रमोटर ए के लिए चाहिए। ठीक है, और बी के लिए हमें नहीं चाहिए, क्योंकि बी में आप देखो ना टी एफ एक्स देने पे भी लेवल नहीं बढ़ रहा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, ए एंड सी। देखो वैसे भी सी ऑप्शन एक में ही है। ठीक है, तो मेनली आपको ना ए से पता लग जाना चाहिए कि अगर टी एफ एक्स नहीं है, मतलब इसका मतलब आप ये मान के चलो कि टी एफ एक्स है ही नहीं, नहीं है, और जब दिया तो लेवल बढ़ गया, लेवल बढ़ गया इसका मतलब वो पॉजिटिव रेगुलेटर है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने ओवर एक्सप्रेशन कराई तो फिर कम हो गया, तो इसका मतलब क्या कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव रेगुलेटर दोनों की तरह काम कर रहा है। इसमें क्या है, जब नहीं है तो 2 है, जब है तो तब भी 2 है, तो नेटिव टी एफ एक्स लेवल से तो इसकी एक्टिविटी पे कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। ठीक है, और जब ओवर एक्सप्रेशन कराया तब बढ़ रहा है, तो इसका मतलब टी एफ एक्स नॉर्मली तो कुछ नहीं कर रहा, बट जब ओवर एक्सप्रेस होता है तब आप कह सकते हो कि वो पॉजिटिव रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है। और बेसल एक्टिविटी हम यही देखेंगे कि जब टी एफ एक्स नहीं है तब क्या है, जब टी एफ एक्स है तब क्या है। तो नहीं है तो ए का लेवल 2 है तो 9 है, तो इसका मतलब ये बेसल एक्टिविटी के लिए चाहिए। लेकिन जब टी एफ एक्स नहीं है और जब टी एफ एक्स नेटिव लेवल है तब भी कोई लेवल पे फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगी। तो इसमें आंसर होगा ए एंड सी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो मैं आपको पहले बता रहा था कि रेप्लिकेशन फोर्क, अगर अगर किसी ने इस क्वेश्चन को देख लिया होता तो शायद फर्स्ट का भी सही कर देता, क्योंकि फर्स्ट में भी कई बच्चों ने हेलिकेज आंसर लगा दिया, टोपो आइसोमरेज लगा दिया। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ये एक फिगर है, रेप्लिकेशन फोर्क दिखा रखी है और डिफरेंट प्रोटीन बता रखे हैं जो रेप्लिकेशन से एसोसिएटेड हैं, ABCDEF। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अब ए और बी अगर हम देखें, हेलिकेस गायरेस गायरेस हेलिकेस हेलिकेस गायरेस गायरेस हेलिकेस। ठीक है, अब देखो ना, हमें ये पता है कि हेलिकेस पीछे होगा, गायरेस आगे होगा। इसका मतलब ये बात पक्की है कि ए मेरा हेलिकेस है और बी मेरा गायरेस है। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो दो ही ऑप्शन में ए हेलिकेस है बी गायरेस है। ठीक है, तो मतलब मेरी बी और डी ऑप्शन तो आपकी एलिमिनेट होगी। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होता है, जैसे ये एफ को देखें, जैसे एफ अगर आप देखोगे तो अगर इन दोनों में ऑप्शन देखो तो एफ तो लाइगेज ही दे रखा है। ठीक है, तो चलो वो तो लाइगेज ही हो गया। ठीक है, अब ई जो है ना, ये बेसिकली वो एंजाइम है जो आरएनए प्राइमर्स को हटा रहा है और उसी जगह नया डीएनए बना रहा है। तो इट हैज टू बी पॉलीमरेज 1। ई मेरा क्या होना चाहिए, पॉलीमरेज 1। ठीक है, तो ई यहाँ पे पॉलीमरेज 1 दे रखा है। ठीक है, डी जो है वो, जैसे सी यहाँ पर प्राइमेज होगा जो प्राइमर बना रहा है, और डी जो है वो पॉलीमरेज 3 है, तो इसमें आंसर क्या बनेगा, ए। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आया था ये। सभी प्रोटीन्स हमने एप्लीकेशन में पढ़े थे। ठीक है, आपको मैंने इमेज भी शेयर करी थी, वहां से भी हमने सब इमेज की फॉर्म में देखा था, तो एग्जैक्टली सेम ही डायग्राम है जो हमें बता रहा है कि
क्योंकि वही होता है ना, एक लीडिंग एक लैगिंग स्टैंड होता है। तो लीडिंग पे तो हमें पता है कि पॉलीमरेज जो है वो कॉन्टिन्यूसली डीएनए बनाता है, लैगिंग पे वो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में बनाता है। अब ये थोड़ा एक क्वेश्चन आया था कि जिसके लिए थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टेक्निक की। अब ये क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, शोन बिलो इज ए नॉर्दर्न ब्लॉट प्रोफाइल विद 5 इंडिपेंडेंट प्रोब्स रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम ए सिंगल जेनेटिक लोकस। ठीक है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग हम आरएनए के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? आरएनए के लिए। ठीक है, बेस्ड ऑन नॉर्दर्न ब्लॉट विच ऑफ द डायग्राम बिलो बेस्ट रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ जीन एंड कोडेड इन द जेनेटिक लोकस। ठीक है, कि क्या ऑर्डर ऑफ जीन्स होना चाहिए। एक नोट दे रखा है, एक्सोन एंड इंट्रोन जंक्शंस आर गिवन ओनली फॉर द ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम TSS1। फॉर ऑप्शन 2, 3, 4 द मेच्योर ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम TSS2 रिटेन द इंट्रोन। ठीक है, देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं तो पहले हमारा प्री mRNA बनता है या आरएनए बनता है, उसमें से इंट्रॉन की स्प्लाइसिंग हो जाती है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि जो ऑप्शन 2, 3, 4 है उसमें जो मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट है जो TSS2 से स्टार्ट होगा वो इंट्रॉन को रिटेन करेगा। ठीक है, अब दिखने में बड़ा अजीब क्वेश्चन लग रहा है। अब डाटा देखूं, जैसे डाटा में मुझे क्या दिख रहा है कि प्रोब 1। ठीक है ना, एक्चुअली प्रोब्स होते हैं ना, उसी से हम डिटेक्ट करते हैं। आपको ना ये नीचे प्रोब दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो वो कह रहा है कि प्रोब 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब देखो मैं ना सबसे पहले ये देख सकता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से साइज के आरएनए बनते हैं। ठीक है, अगर मैं इस पूरे डायग्राम को देखूं तो मेरे पास 1050 बेस पेयर का एक बैंड है, एक 900 बेस पेयर का बैंड मुझे देखने को मिल रहा है, मुझे 600 बेस पेयर का बैंड। ठीक है, मतलब ये तीन ही साइज के मुझे बैंड देखने को मिल रहे हैं। किसी में दो हैं, किसी में मतलब जैसे इसमें 1050 900 है, इसमें भी 1050 900 है, इसमें 1050 600 है, इसमें तीनों और इसमें तीनों बैंड्स हैं। ठीक है, अब देखो मैं ऑप्शन देखता हूँ। देखो यहाँ पर शायद थोड़ा आपको क्लियर ना दिख रहा हो, जैसे ये TSS1 है, ये 450 है, ये 150 है, ये 450 है। ठीक है, सेम वे 450 150 450। अब देखो हम पहले ही देखते हैं कि कौन कौन से साइज के बन सकते हैं। जैसे आप इसमें देखो, अगर तो पूरा ट्रांसक्रिप्ट यहां से स्टार्ट करूं तो 450 150 450, तो ये 1050 का यहां पे बन सकता है। ठीक है, अगर बीच में से इंट्रॉन हट जाए तो 900 का बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसमें मैं ट्रांसक्रिप्शन यहां से स्टार्ट कराऊं तो सिर्फ 450 का बनेगा। ठीक है, और 450 का तो किसी केस में आ ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन ए तो पक्का गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी देखूं, इसमें भी अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो सेम कि 1050 का भी बन सकता है, 900 का भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं TSS2 से स्टार्ट करूं तब मेरे पास 600 का बनेगा। ठीक है, तो ये आंसर हो सकता है। अगर मैं थर्ड को देखूं सेम है सब कुछ, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में सिर्फ डिफरेंस कहां पर है, उसने जो प्रोब है ना, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 1 3 2 4 5 है। ठीक है, ये सिर्फ डिफरेंस है। अदरवाइज इसमें भी 1050, इसमें भी 900 और 600 तीनों बैंड बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली लिख दिया कि सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के हिसाब से जो मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट TSS2 से है वो इंट्रॉन को रिटेन करेगा। ऑप्शन 4 देखो तो यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करा है, अब यहां से स्टार्ट करेगा तो अगर मान लो पूरा बना तो 1050 का बन सकता है, लेकिन अब दूसरी इसने यहां से स्टार्ट करी है। ठीक है, तो उस केस में आपका अगर ये वाला एक केस भी देखें तो इसमें आपका 10, अगर पूरा इसको देखें तो इसमें भी 1050 बन सकता है। ठीक है, उसके अलावा आपका फिर वो 900 600 इसमें भी बन सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें फिर हम किस बेस पे जज करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो सकता है ना, इसमें एक चीज जो आप देख सकते हो कि 1 2 3 अगर 600 बनेगा ना तो 1 2 3 वन प्रोब के साथ भी 600 आना चाहिए, टू के साथ भी आना चाहिए, लेकिन 600 का बैंड वन और टू के साथ नहीं आ रहा है, तो ये भी आंसर गलत है। ठीक है, अब सिंपली देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब सेकंड और थर्ड में से हम कैसे जज करेंगे। अगर मैं प्रोब 3 को देखूं, ठीक है, अगर प्रोब सिर्फ 2 और 3 का खेला है यहाँ पे ना कि मुझे 2 और 3 देखना है, अगर प्रोब 3 में 600 का बैंड आ रहा है, ठीक है, अगर मेरा, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा 600 इस केस में बन रहा है। ठीक है, अगर 600 बनेगा तो प्रोब 3 लगेगा, लेकिन जो ये ऑप्शन है इसमें तो प्रोब 3 जो है, अगर 600 बनेगा तो प्रोब 3 लगेगा ही नहीं, क्योंकि प्रोब 3 तो आपने इधर बना दिया। ठीक है, तो उसमें 450 का आ सकता है, मतलब प्रोब 3 900 और 105, उस अगर यहाँ पे आपका प्रोब 3 है ना तो 900 और 1050 का बैंड आना चाहिए था, बट इधर सिर्फ 1050 का है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। इसका मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट बन रही है, वो है सेकंड। वो क्यों? क्योंकि 3, आपने सिर्फ अगर 3 प्रोब को देखो, प्रोब 3 के अंदर
कौन कौन सा बैंड आ रहा है, 600 का या 1050 का, ठीक है। लेकिन अगर आप इधर बनाओगे ना, इधर 600 वाला जो बैंड है, ठीक है, 600 वाला जो बैंड है, प्रोब 3 उसके साथ नहीं लगेगा, ठीक है। तो प्रोब 3 सिर्फ इस केस में लगेगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या बनता है आपका, सेकंड, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि मतलब कई बार आप देखने में तो लग रहा है ना कि बड़ा ही अजीब सा डाटा है, बट ये जो प्रोब 3 है ना, ये आपको क्लियर कर देगा, ठीक है। पहली बात तो है ना, फर्स्ट वाले ऑप्शन मेरा 450 का है, इसमें 450 कहीं बन ही नहीं रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसलिए खत्म होगी। सेकंड, अगर आप फोर्थ ऑप्शन देखोगे तो इसमें मतलब आपका जो 3 प्रोब है, ठीक है, तो मतलब 1 और 2 के साथ भी आपका 600 का बैंड आना चाहिए, बट वो यहाँ पे आ नहीं रहा, तो ये भी खत्म। अब इन दोनों केस के अंदर दोनों एक जैसे बैंड आ रहे हैं, 1050 भी आ सकता है, 900 और 600 भी। बट द थिंग इज दैट अगर मैं थर्ड प्रोब को यहाँ पे रख रहा हूँ, तब थर्ड प्रोब का अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो थर्ड प्रोब के साथ 1050 और 900 दोनों का बैंड आना चाहिए, ठीक है, और 600 के साथ नहीं आना चाहिए। लेकिन जो मेरी ऑप्शन है उसमें प्रोब 3 के साथ 600 का बैंड आ रहा है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऑप्शन 2 आपकी क्या होनी चाहिए, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन आपका। अब वही आप देख रहे हो ना कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस उन्होंने इस बार दिए हैं तो टेक्निक को लिंक किया हुआ है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द एबिलिटी टू अनवाइंड आरएनए सबस्ट्रेट 1 and 2 बाय ट्रांसलेशन रेगुलेटर एक्स was studied. RNA substrates with radio labeled antisense stand was incubated with purified eggs under the conditions listed below. ये हमें रिजल्ट दे रखा है। Subsequently, RNA species were separated by polyacrylamide gel electrophoresis followed by autoradiography, और रिजल्ट्स हमें यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। अब आप देखो कि आपके पास दो सबस्ट्रेट हैं, एक वो है जिसके अंदर 5' ओवरहैंग है, यू कैन से कि वो थोड़ा स्टिकी एंड है, ये ब्लंट है, ठीक है। और मुझे EIF4G, प्रोटीन एक्स, ATP और 95 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब कुछ भी नहीं है तो ये, अब उसने मुझे ये भी दिखा रखा है कि आपका जो बैंड है, ठीक है, अगर तो ये किसका बैंड है आपका, अगर वो सबस्ट्रेट 1 एज सच है कि मतलब उसकी डीनेचुरेशन नहीं हुई, और ये बैंड तब आएगा जब वो आपका क्या हो गया, डीनेचर हो गया है, ठीक है। और हम कौन से वाले स्टैंड को देख रहे हैं, जो रेडियो लेबल्ड है, ठीक है। ये भी रेडियो लेबल्ड है, ये भी रेडियो लेबल्ड। तो अगर मैं यहाँ पे डाटा देखूं, जब चारों नहीं है तो मतलब ये डीनेचर नहीं हुआ। जब सिर्फ प्रोटीन एक्स है तब भी नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने प्रोटीन एक्स और ATP दिया तो मेरे पास मतलब कुछ तो वो सबस्ट्रेट एज ओरिजिनल था, और कुछ आपका वो मतलब अनवाइंड होके आपके पास सिंगल स्टैंड आ गया, ठीक है। जब आपने तीनों दिए तो मतलब जब आपने EIF4G, प्रोटीन एक्स और ATP दिया, तब तो सारे का सारा आपके पास कौन से वाला है, जो 3 to 5 रेडियो लेबल्ड वाला ही। और जब आपने 95 डिग्री सेल्सियस दिया, तब भी आपके पास कौन सा बैंड आ रहा है, मतलब 95 डिग्री सेल्सियस में मतलब कंप्लीट डीनेचुरेशन हो जाएगी। इधर देखें, जब आपने चारों दिए, चारों नहीं दिए, तब भी मतलब वो इसी फॉर्म में ही है। प्रोटीन एक्स दिया तब भी वो इसी फॉर्म में ही है। प्रोटीन एक्स ATP दिया तब भी इसी फॉर्म में है। EIF G प्रोटीन एक्स ATP दिया तब भी इसी फॉर्म में है। सिर्फ 95 डिग्री सेल्सियस पे वो आपका डीनेचर हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं डाटा के बेस पे। पहली स्टेटमेंट है, एक्स अनवाइंड सबस्ट्रेट्स विद 5' हैंग, ठीक है। देखो जब मैंने एक्स दिया तो इस सबस्ट्रेट में तो अनवाइंड हुआ ही नहीं, क्योंकि तभी तो वो एज सच रहा। लेकिन जब मैंने इस केस में आपका प्रोटीन एक्स दिया, ठीक है, अगर आपका इस केस में जब अकेला प्रोटीन एक्स दिया तब तो नहीं हुआ, बट प्रोटीन एक्स के साथ ATP दिया तब आपको क्या देखने को मिल रहा है, अनवाइंडिंग, ठीक है। तो एक्स जो है वो इस केस में तो देखो अनवाइंडिंग वो कर ही नहीं रहा है, बट इस केस में वो अनवाइंडिंग करेगा जिसमें 5' ओवरहैंग है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सबस्ट्रेट विच आर अनबाउंड बाय एक्स नीड ATP फॉर एफिशिएंट RNA बाइंडिंग, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर उसको अनवाइंडिंग करनी है तो उसको क्या चाहिए, आपका ATP चाहिए, तो ये भी सही है। और एक्स की जो अनवाइंडिंग एक्टिविटी है, ठीक है, जैसे देखो जब प्रोटीन एक्स दिया तब ऐसे कुछ नहीं हुआ, बट प्रोटीन एक्स और ATP दिया तो आपका अनवाइंडिंग हुई। लेकिन सब जब साथ में आपने EIF4G भी दे दिया, तो उस केस में तो देखो क्या हुआ ना कि सारा का सारा ही अनवाइंड हो गया, तो एक्स अनवाइंडिंग एक्टिविटीज एनहांस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ EIF4G, ठीक है। तो यहां पर तो आपकी जो तीनों ही स्टेटमेंट है वो आपकी क्या आ रही हैं, करेक्ट आ रही हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए A B एंड C, ठीक है। मतलब आपको सिंपली देखना है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, कि जब चारों नहीं है तो कोई अनवाइंडिंग नहीं हुई, प्रोटीन एक्स दिया तब भी नहीं हुई, बट प्रोटीन एक्स के साथ जब आपने ATP दिया तब अनवाइंडिंग हुई।
और जब EIF4G दिया तो वो एक्टिविटी आपकी एनहांस होगी। ठीक है, तो सब स्टेट 2 के ऊपर कोई एक्ट नहीं है, क्योंकि सिर्फ 95 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पे वो डीनेचर हो रहा है। तो इसका आंसर होना चाहिए A, B एंड C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दैट इज बेस्ड ऑन, या ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि जो ह्यूमन लिम्फोसाइट है, जब हमने इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ NaCl से इंक्यूबेट कराया, तो इनमें से कौन सी ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रही है करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द न्यूक्लियस एंड द क्रोमेटिन टू इंक्रीज इन सॉल्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या होता है ना, सॉल्ट देने से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं, और जिसकी वजह से जो आपका जो कम स्टेबल है या जो ज्यादा कंडेंस है हेट्रोक्रोमेटिन है वो बाहर आ जाता है, लेकिन इससे न्यूक्लियस नहीं बस्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसा याद रखना है कि न्यूक्लियस डज नॉट बस्ट एंड द हेट्रोक्रोमेटिन बीइंग लेस स्टेबल मोर कंडेंस्ड, ये पहले बाहर आ जाएगा। ठीक है, हाँ मतलब यूक्रोमेटिन भी आएगा बट वो बाद में आएगा, बट हेट्रोक्रोमेटिन बाहर आएगा। तो ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ mRNA हमें गिवन है। ठीक है, ठीक है, तो प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ mRNA इज गिवन बिलो। द सीड रीजन ऑफ mRNA स्टार्ट्स फ्रॉम द सेकंड पोजीशन टू द एट्थ पोजीशन। ठीक है, कि जो हमें यहाँ पर क्या बता रखा है, किसका पोजीशन बता रखी है, जो सीड रीजन ऑफ mRNA है वो सेकंड से एट्थ पोजीशन तक है, मतलब सेकंड मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, तो ये आपकी सेकंड पोजीशन है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है सेकंड, उसके बाद आपकी थर्ड पोजीशन, ये आपकी थर्ड पोजीशन होगी, ये फोर्थ होगी, ये फिफ्थ होगी, ये सिक्स, ये सेवन और ये एट। ठीक है, सेकंड टू एट्थ बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग mRNA सीक्वेंस वुड बी टारगेटेड बाय अबव mRNA। ठीक है, देखो हमें एक एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जो mRNA का सीक्वेंस होता है ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, 3' UTR ऑफ mRNA। ठीक है, तो मेरे को जो mRNA का सीक्वेंस देखना दिया हुआ है उसका 3' देखना है। ठीक है, तो मुझे क्या सीक्वेंस चाहिए, UCGAA UA। ठीक है, सेकंड टू एट्थ ईयर रखा ना, तो हमें UCGAA UA। ठीक है, मुझे मतलब ये सीक्वेंस चाहिए। तो मैं अगर यहाँ 3' से देखना स्टार्ट करूं, तो मतलब इट शुड स्टार्ट विद U। ठीक है, जैसे U से स्टार्ट हो, जैसे अब यहाँ से U स्टार्ट आ रहा है, UCGAA, बट ए नहीं आ रहा। ठीक है, और कहीं देख सकते हैं UCGAA UA। ठीक है, यहाँ पे मुझे वो सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। और भी देख सकते हैं UCG, फिर यहाँ पर दोबारा AG आ गया। ठीक है, UCU आ गया। ठीक है, अब मुझे मुझे क्या चाहिए, UCG, तो ये भी नहीं हो सकता। इस ऑप्शन में भी देखें तो मतलब वो ये था ना, जैसे मुझे फर्स्ट ऑप्शन में ये मिल गया, तो बस इसका आंसर, बट ये है कि वो 3' पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका फर्स्ट, क्योंकि mRNA जो होता है, जैसे हम siRNA और mRNA में डिफरेंस पढ़ते हैं कि जो siRNA होता है वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटैरिटी दिखाता है, बट mRNA क्या दिखाता है, पार्शियल कॉम्प्लीमेंटैरिटी टू द 3' UTR। और ये एक और क्वेश्चन आपका इजी आया था, ये तो एंटीबायोटिक से रिलेटेड आया था, और ये बड़ा हॉट क्वेश्चन रहता है ट्रांसलेशन पे, कि डिफरेंट एंटीबायोटिक्स जो ट्रांसलेशन को इनहिबिट करती है, हमें उसका इफेक्ट बताना है। ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन के बारे में जनरली हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जो इरिथ्रोमाइसिन है वो आपकी 50s सब यूनिट को के साथ बाइंड करती है। ठीक है, और एक तरह से ये ई साइड पे बाइंड करती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जैसे इसमें एक ऑप्शन तो है, मतलब बाइंड्स टू 23s राइबोसोमल आरएनए इन द 50s सब यूनिट, और एक है आपका बाइंड्स टू 50s राइबोसोमल सब यूनिट एंड इनहिबिट्स एलोंगेशन ऑफ पेप्टाइड चेन। ठीक है, एक एक आपको ये दे रखा है क्लोरामफेनिकोल, एक दे रखा है टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, एक्चुअली जो क्लोरामफेनिकोल होता है ये तो हम क्या पढ़ते हैं, ये एग्जिट साइड पे बाइंड करती है। ठीक है, क्लोरामफेनिकोल जो होती है ये 23s राइबोसोमल आरएनए को इनहिबिट करती है। ठीक है, जो टेट्रासाइक्लिन होती है ये स्पेसिफिकली 30s के साथ बाइंड करती है और इंटरफेयर विद बाइंडिंग ऑफ अमीनोसाइल टीआरएनए। ठीक है, जैसे इसका तो यही बन रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन 16s के साथ बाइंड करते हैं तो इनिशिएशन को ही रोक देती है, तो डी का 4।
तो सी का 3 और डी का 4, जैसे ये एक ही ऑप्शन में बन रहा है। और मतलब ए का भी क्या है कि ये भी 23s, क्योंकि ये भी किससे बाइंड करती है आपकी लार्ज सब यूनिट के साथ। तो इसका ए का 1 बनेगा। ओकलराम फेनिकोल, क्योंकि ये पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी को इनहिबिट कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से एलोंगेशन आपकी इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो एलोंगेशन ऑफ पेप्टाइड चेन है वो क्या हो जाएगी आपकी इनहिबिट। ठीक है, तो इसमें एक ही ऑप्शन बन रहा है, ए का 1, ठीक है, बी का 2, क्योंकि सी का 3 और डी का 4 भी और कहीं नहीं दे रखा। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो इसका राइट आंसर क्या बनना चाहिए आपका ए। तो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, क्योंकि उसके लिए पहले आपको सारे स्टेप्स पता होने चाहिए ना, कि जो ट्रांसलेशन के टाइम पे डिफरेंट स्टेप्स क्या होते हैं, तो अलग अलग स्टेप पे डिफरेंट एंटीबायोटिक्स का मोड ऑफ एक्शन हमने पढ़ा था। ठीक है, तो देखो इतने सारे क्वेश्चन आपके सिर्फ मोल बाय से रिलेटेड, और ये शो कर रहे हैं इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस, इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस। आपका एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आया, ठीक है, इसको भी आप, वही होता है ना, म्यूटेशन को बीच में लिंक कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं म्यूटेशन, ये आपका जो ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है, तो ये सब चीजें लिंक होती हैं। आपका ये एजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि ए इतना है तो सी जी ओ टी बताओ। ये मॉडिफिकेशन ऑफ यूरिडिन आपको पता होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर ये क्वेश्चन आया, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, ये भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिसके अंदर उसने आपसे एक आपको केस दिया, ठीक है, कि कैसे हम जो प्रमोटर की एक्टिविटी को स्टडी करते हैं। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ आपने लेबलिंग बतानी थी। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा मे भी कई बार टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, बट वो होता है ना कि अप्रोच, तो क्वेश्चन से हमने थोड़ी अप्रोच सीखनी है, कि हम एक ब्लॉटिंग कर रहे हैं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग हमने ये सीखा आरएनए के लिए होता है। और अब आपको थोड़ा सा ये होता है कि मतलब अगर आप पॉइंट को पकड़ लोगे तो आप इसको क्विकली कर सकते हो, क्योंकि ये जो mRNA बनता है ना, या जो आरएनए बनता है, उनको प्रोब की हेल्प से डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो बढ़िया है कि उसने टेक्निक के साथ लिंक कर रखा था। बट ये भी एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ये भी देखो आपका देखो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं ना, कि वो डायरेक्टली कई क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, वो आपको कुछ सिचुएशन दे रहे हैं, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में बच्चे क्या गलती कर सकते थे ना, वो ये गलती कर सकते थे कि जो प्रोटीन एक्स हमने दिया, तो एक्स ने अनवाइंड करा ही नहीं। ठीक है, तो फिर क्या होता, बच्चे इसको ए को नहीं मानते। बट आप ये देखो ना, जब एक्स के साथ एटीपी दिया, ठीक है, अब इसका मतलब क्या ना, अब देखो एटीपी तो अनवाइंड करेगा नहीं, अनवाइंड तो एक्स नहीं करा है। ठीक है, जैसे इस केस में भी आपने एक्स और एटीपी दिया, बट इस केस में अनवाइंडिंग नहीं, तो अनवाइंडिंग एक्स नहीं करी है, बट उसको एटीपी चाहिए। लेकिन बच्चा ये सोच लेगा कि जब मैंने अकेले एक्स दिया तो अनवाइंडिंग हुई नहीं, फिर वो आंसर को गलत लगाता। एक्स ही अनवाइंडिंग करा रहा है, बट उसको एटीपी चाहिए, जब आपने एटीपी नहीं दिया तो उसने अनवाइंडिंग नहीं कराई। ठीक है, ये अब एक क्वेश्चन आपको ये फैक्ट बेस याद रखना है। mRNA, ठीक है, ये हमने अप्लाइड बायो में पढ़ा है, जो आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है। एंड दिस क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू योर एंटीबायोटिक। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। So I hope you like this video. For all these kind of videos, please subscribe to our channel Biotech Sapiens.